हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाभिकीय अनुनाद चुंबकीय स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी इस टेक्निक में आपकी जो रेडियो वेव है, जो रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो काम में ली जाती हैं, जो कि आपके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में की स्ट्रक्चर को एलिसिडेट करने के लिए काम में ली जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी आपकी एनएमआर टेक्निक की। इस टेक्निक में जो आपकी रेडियो वेव है वो मैग्नेटिक फील्ड, जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड हो उससे इंट्रैक्शन करके आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन की स्ट्रक्चर कैसे किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, उन सब के आधार पर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को ज्ञात कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। इस टेक्निक में आपके जो न्यूक्लियस होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो न्यूक्लियस है आपका, उसमें जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, क्योंकि वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। उसकी वजह से जो आपकी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू यदि किसी न्यूक्लियस के लिए जीरो नहीं है तो वो रेडियो एक्टिव एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपना सिग्नल देगा। और उसकी वजह से जो आप जब किसी भी न्यूक्लियस के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो आपका जो आई है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, एल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट। जो कि एल्फा स्पिन स्टेट है आपकी, वो की मोर स्टेबल होती है कंपैरिजन बीटा स्पिन स्टेट की कंपैरिजन में। अब हम बात करें आपके एल्फा स्पिन स्टेट। एल्फा स्पिन स्टेट इज रिलेटिवली more stable than beta state. The amount of energy required for delta E for flipping depends on strength of applied magnetic field. आगे हम देखेंगे आपकी जो अल्फा और बीटा स्टेट बन रही है उसमें आपकी जो प्रोटॉन की फ्लिपिंग के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी वो देखेंगे हम। फ्रिक्वेंसी बराबर गामा एच नॉट अपॉन 2 पाई। यहाँ पर न्यू बराबर क्या है, फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज, एंड एच नॉट है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड गामा इज द एक न्यूक्लियर कांस्टेंट इन गायर मैग्नेटिक रेशियो, जिसकी वैल्यू है 26,750। अब हम बात कर रहे हैं इसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की। इसमें क्या है, आपका जो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन पाए जा रहे हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जब वो अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि बाहर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंट्रैक्शन करके और क्या करेगा, आपकी जो उसमें प्रोटॉन है उसमें इंट्रैक्शन की वजह से वो फील्ड दो भागों में बढ़ जाता है, अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट। जो अल्फा स्टेट से आपका जो प्रोटॉन है एनर्जी गेन करके और बीटा स्टेट में ट्रांजिट करता है। तो इस दौरान जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फ्रिक्वेंसी में वो आपकी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसके दौरान जो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिशन हो रही है, अप डाउन जो फ्लिपिंग हो रही है अल्फा बीटा स्टेट के अंदर प्रोटॉन्स की, तो उससे आपके एक सिग्नल प्राप्त होता है जिसे हम एनएमआर सिग्नल बोलते हैं। उस सिग्नल की सहायता से हम देख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह के हाइड्रोजन या प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे आगे आपके ये देख सकते हैं आपका जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है, सिग्नल होता है वो किस प्रकार का होता है। इसमें दो फील्ड होते हैं, इसका जो डेल वैल्यू में हम शो करेंगे इसको, एनएमआर स्पेक्ट्रम को डेल में भी कर सकते हैं और टॉ में भी कर सकते हैं। तो डेल में जो हम करते हैं इसको, तो वो 0 से चालू करते हैं, 0 से और 10 तक चलते हैं इसमें आपके एनएमआर सिग्नल में, जिसमें 0 की तरफ अप फील्ड होता है और 10 की तरफ जब बढ़ते हैं तो डाउन फील्ड में मूव करते हैं हम। और ये जो सिग्नल आपको दिखा रखा है एनएमआर सिग्नल, इससे पहले 0 पे जो वैल्यू है उसमें एक रेफरेंस हम लेते हैं काम में, टीएमएस टेट्रामिथाइल सीलेन। तो उसको हम रेफरेंस आदर्श मानकर आगे हम इस एनएमआर की जो है स्टडी करते हैं। एनएमआर जो है, अब कौन से कंपाउंड एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन से कंपाउंड एनएमआर एक्टिव होंगे, इसके लिए हम पढ़ेंगे जिनमें वे कंपाउंड जिनमें आई की वैल्यू, जो आपका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 0 होगी, वे सारे कंपाउंड आपके एनएमआर इनएक्टिव होंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रम शो नहीं करेंगे। उसके अलावा वे कंपाउंड जिनकी आई की वैल्यू कुछ रहेगी, हाफ जो भी है जितना भी रहेगी, वे कंपाउंड सारे एनएमआर एक्टिव होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, नाइट्रोजन है, बोरेन है,
फ्लोरीन है, कार्बन 13 है, ऑक्सीजन 17 है, फास्फोरस 31 है। ये सारे कंपाउंड न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो आई है कुछ ना कुछ रखते हैं। तो ये सारे कंपाउंड हमारे क्या है, एनएमआर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे और एनएमआर सिग्नल देते हैं। तो हमारे जो है, हम नीचे कुछ टेबल दे रखी हैं जिसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखे गए हैं। वे कंपाउंड जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ओड है, वे सारे कंपाउंड आई की वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे, जीरो नहीं होगी उनमें, और इंटीग्रल वैल्यू में होगी 1 2 3 4 5 में इस प्रकार। और यदि ऐसे कंपाउंड जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इवन है तो वे सारे कंपाउंड आई बराबर 0, इनकी स्पिन क्वांटम नंबर जो है उनकी वैल्यू 0 होगी और वे सारे कंपाउंड एनएमआर इनएक्टिव होंगे। इसी प्रकार हम देख सकते हैं यदि वे कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओड संख्या है, इवन संख्या में है अलग अलग, तो वे सारे कंपाउंड जो आई की वैल्यू है हाफ इंटीग्रल ऑफ उसमें रेशो में होंगे। और हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है जिसकी हाफ होती है, नाइट्रोजन 14 है, बोरॉन 11 है, 3/2 होता है, फास्फोरस 31 हाफ होती है, ऑक्सीजन 17 है। इनमें सारे में क्या है जो है आई की वैल्यू इंटीग्रल रेशो में है। इसी प्रकार हम देखते हैं एनएमआर आगे पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में उन जो 4 पॉइंट है इनको हम पढ़कर सारा एनएमआर समझ सकते हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ सिग्नल्स। कोई कंपाउंड्स है जिसमें आपका एनएमआर सिग्नल दे रहा है, आई की वैल्यू कुछ रख रहा है, तो उसमें कितने प्रकार के कितने सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, टाइप ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ सिग्नल से हमारा पता चलता है टाइप ऑफ प्रोटॉन का। दूसरा है पोजीशन ऑफ सिग्नल जो कि इस केमिकल शिफ्ट को शो करता है। उसके अलावा है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, जिससे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या का पता चलता है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक जैसे प्रोटॉन कितने हैं, उससे उसकी इंटेंसिटी एरिया जो है सिग्नल का उससे हम बता सकते हैं। इसके अलावा है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल। इसका मीनिंग क्या है, आपके जो प्रोटॉन है जिसकी वजह से सिग्नल प्राप्त हो रहा है उसके नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, उससे उसके पता चल जाता है कि इसकी स्प्लिटिंग कितने सिग्नल्स में हो रही है सिग्नल की, उससे हमारे नेबर जो प्रोटॉन्स है उनका पता चल जाएगा। तो हम पहला पढ़ेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल्स से क्या पता चलेगा, द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और how many types of proton contain the given molecule. Hence here equivalent protons means chemically equivalent protons. Number of signals in a given species can be easily calculated as it means किसी भी कंपाउंड्स में कितने टाइप के इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, इससे हमारा नंबर ऑफ सिग्नल्स का पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल होमोट्रोपिक प्रोटॉन्स गिव 1 सिग्नल, anisotropic protons give 1 signal, but distereotropic protons give different signals. फॉर एग्जांपल एथाइल क्लोराइड है तो इसमें हमारे 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन वाले से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन अलग प्रकार के हैं और 3 हाइड्रोजन अलग प्रकार के हैं। तो हमारे नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे 2। इसी प्रकार आपके जो है दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें 3 प्रकार के हाइड्रोजन, 2 प्रकार के हाइड्रोजन है। इसी प्रकार और देखें हम नंबर 3 एग्जाम्पल में जो है प्रोपाइल क्लोराइड है, इसमें हम देख सकते हैं इसमें 3 प्रकार के हाइड्रोजन है। इसी प्रकार सारे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, उनसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पलों में। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जितने टाइप के हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही सिग्नल हमारे प्राप्त होते हैं। तो इससे एक पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि हमारे पास कितने टाइप के हाइड्रोजन है उतने ही हमारे सिग्नल है। थैंक यू। नेक्स्ट